मैं नितिशा खलखो आज मेरे रंग फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए हम लोग आए हैं। और मुझे ये मेरा बिल्कुल पहला अनुभव है कि जब मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से मुखातिब हूँ तो थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा एक घबराहट है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सहजता के साथ आप लोग मेरा साथ देंगे। आज जो मैं बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो एक आदिवासी समाज में एक स्त्री जीवन के ऊपर मेरी क्या समझदारी है, मैंने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या अनुभव किया है, इन सब चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय मैं दे दूँ। बहुत बड़ी रचनाकार या कुछ ऐसी हूँ नहीं। कुछ कविताएं लिखती रही हूँ और गद्य पे बहुत रिसेंटली हाथ डाला है और पढ़ने की शौकीन ज़रूर रही हूँ। मूलतः मैं एक आदिवासी परिवार में जन्म लेती हूँ झारखंड में, और रांची मेरा होम टाउन है। वहाँ पे उरांव आदिवासी समुदाय जो कि एक अच्छी खासी संख्या में है, जिनके पास पढ़ने का एक स्पेस भी है, और उस परिवेश में से मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हूँ जो हम लोग पढ़ाई कर पाए हैं। और आज यहाँ दिल्ली जैसे महानगर में एक टेम्पररी अध्यापिका के तौर पे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला है। तो मैं बिल्कुल जो भी बातचीत कर रही होंगी मेरे अपने अनुभव होंगे, मेरी अपनी साहित्यिक रीडिंग होंगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो तमाम बातें होंगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे जज करने के बजाय एक बहुत सहिष्णुता के साथ एक आदिवासी स्त्री, छात्र, शोधार्थी, एक शिक्षिका आपसे क्या बातें करना चाहती हैं, इसको लेकर के हम आज यहाँ पे बातचीत करेंगे। मुझे जो बातें करनी है उसको मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो बातें मैं रख दूँ और उससे जुड़ी हुई सवालात आपके पास अगर हैं तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको आंसर कर पाऊँ आप सबों के लिए। मैं कोशिश करूँगी। बातचीत की शुरुआत मैं चाहूँगी कि आदिवासी महिलाओं का जीवन क्या है, कैसा है, और मेरी बातचीत पूरे तरीके से झारखंड से संदर्भित होगी। वहाँ से मैं आती हूँ। पूरे भारत के आदिवासियों की जो स्त्रियां हैं और उनकी क्या परेशानियां हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं उसको मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँगी। ये मैं बहुत सही तरीके से नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो समझदारी अभी तक पढ़ने की से जो प्राप्त हुई है वो ये है कि एक तो आदिवासी समाज होमोजेनस आइडेंटिटी नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के समुदाय हैं, और ये अलग अलग होना उनका ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, मध्य भारत, ये तमाम अपने अपने विविध जो भूगोल की स्थितियां हैं उनसे उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल अलग हो पाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको कि हम चिन्हित कर पाते हैं कि ये कुछ कारक हैं जिससे कि सारे पूरे भारत भर के आदिवासी या पूरे विश्व भर के आदिवासी एक जैसे प्रैक्टिसेस में हैं। वो तकनीक से दूर होंगे, अपनी भाषाओं के साथ में होंगे, उनकी संस्कृतियाँ बिल्कुल अलग होंगी। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बात करना चाहूँ तो झारखंड में हो और फिर आप कश्मीर में हो, एक अलग अलग भूगोल में वहाँ के आदिवासी समुदायों के बीच में बहुत ही रहन सहन का फासला होगा, खान पान का अंतर होगा। उसके बावजूद भी हम लोगों में कुछ चीज़ें सामान्य आइडेंटिफाई कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया है, और उसके अनुसार फिर हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे होंगे। तो मेरी बातचीत झारखंड पे केंद्रित रहेगी और बहुत हद तक उरांव और मुंडाओं के बीच में रही हूँ, तो उरांव और मुंडा समुदाय से ही मेरे पास सारे एग्जाम्पल्स भी होंगे, बातचीत भी वहीं केंद्र में होगा।
तो मुझे पहले तो बातचीत आप लोगों के साथ करनी है कि झारखंड में आदिवासी महिलाओं का जीवन शैली क्या है, कैसे है, वो अपना पूरा दैनिक जीवन, पूरी दिनचर्या को वो कैसे जीती हैं, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं उसको लेकर के मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी। उसके समाधान को हम लोग कैसे देख पाते हैं, ये आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे और हम लोग सामूहिक तौर से बातचीत के दौरान में इसको एक फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। और अंतिम में मैं चाहूँगी कि आने वाला कल आदिवासी महिलाओं के लिए हम कैसा चाहते हैं, ये हम बातचीत में लेकर के आने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आप सबों से कि मेरी बातें पूरी तरह से मेरा समझदारी को प्रस्तुत करता है। ये समाज के पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो पहली बात कि इसको आप लोग इस तरीके से नहीं लेंगे कि पूरा उरांव समुदाय, मैं बातें बिल्कुल वहीं की कर रही होंगी, उसके बावजूद मेरा इतना सा प्रयास रहेगा कि जो मैंने 30+ में आने के बाद जो महसूस किया है, उन अनुभूतियों के आधार पर अपनी बातें करूँगी। मैं पास्ट से प्रेजेंट में और फ्यूचर में आने के बनिस्बत प्रेजेंट से थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और उसके बाद फ्यूचर में आऊंगी। तो मैंने पिछले 13 सालों से दिल्ली में रहते हुए एक छात्र जीवन में मैंने यहाँ दिल्ली का चयन किया था। डीयू के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी, बीए करने के लिए, और तब से लेके आज पीएचडी अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। और इस 13 साल के समय में जो दिल्ली से मैंने सीखा, जो दिल्ली से मैंने पाया, उनको मैं आपके सामने अभिव्यक्त करने की कोशिश करूँगी। मैंने आपको बताया बातचीत में कि पिछले 7 साल से कुछ मौके मिले जहाँ पे कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजेस में पढ़ाया और उसके एक्सपीरियंसेस भी कुछ मेरे पास हैं। दिल्ली की लोगों की समझदारी जो आदिवासियों को लेकर के है, वो क्या है, कैसी है, उस पर भी मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगी। तो सबसे पहले कि जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये पूरी तरीके से स्व अनुभूत बातें हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली राजधानी में जब एक आदिवासी स्त्री को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे पास नज़रिया क्या होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी कि एक संपन्न वर्ग जो एलीट घराने हैं, वहाँ की महिलाएं हैं या मध्यम वर्गीय महिलाएं जो हैं, वो आदिवासियों को कैसे देख रही होती हैं। तो उनके बीच में आदिवासी कहाँ तक आते हैं, मैंने जो महसूस किया है वो है कि इधर उनके जो प्रिंट्स हैं, उनके टेक्सटाइल जो हैं, उनकी ज्वेलरी जो हैं और उनके लुक आदि का, जैसे टैटूज वगैरह का है या कानों में पूरे भर के आपके श्रृंगार के सारे प्रसाधन हैं, तो वो ट्राइबल के इन सांस्कृतिक पहलुओं को एप्रिसिएट जरूर करते हैं। वो उसको पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप बहुत बड़े से बड़े मेले और व्यापार में पाएंगे कि ट्राइबल आर्ट का एक अलग क्रेज रहता है। तो ये एक पहलू है एलीट महिलाओं के द्वारा आदिवासी जीवन को देखने का और उनको पाने की कोशिश करने का। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि थोड़ा सा जो ट्राइबल का जो एस्थेटिक है, जो उसका सौंदर्य बोध है, वो आज के लिए घर में सजाने की बहुत बेहतरीन वस्तु है। आदिवासी आर्ट ऑलमोस्ट हर एक घरों का हिस्सा बनते जा रही है। ये मैं दिल्ली के नज़रिए से आदिवासी समाज को देखने की कोशिश पर मैं बात कर रही हूँ। इसका दूसरा पक्ष जो है, घरों में काम करने वाली महिलाओं के तौर पे हमें दिखाई पड़ता है, जो बहुत हद तक हम श्रमशील महिलाओं के यहाँ से ही होता है। और यहाँ पे आपको दलित महिलाएं मिल जाएंगी और आदिवासी महिलाएं मिल जाएंगी, तो जो घरेलू सहायक के तौर पे आपके पूरे दिल्ली के कार्यभार का बर्डन उठाई हुई हैं और वो हर एक घर को सुचारू रूप से चला पाने में एक कोशिश कर रही है। और कितना उनको वेतन मिलता है,
कितना उनको सम्मान मिलता है एक घरेलू सहायक के तौर पे, या फिर उनके साथ कोई अमानुषिक व्यवहार हो रहा होता है, उनके साथ मानसिक शारीरिक दोहन हो रहा होता है। और कई बार हमारे पास ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे कि उनको अपनी जानों से हाथ तक धोना पड़ा है। तो इन घटनाओं को जिस मैं जिक्र कर रही हूँ, जिन की रुचि होगी वो लोग ज़रूर इसको सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो आगे मैं बातचीत करना चाहूँगी कि अभी जब लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, शिक्षक समूह के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या हम दोस्तों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आपस में क्या बातें हो रही होती हैं कि यार झाड़ू पोछा और बर्तन करते तो हालत ख़राब हो जा रही है, अब तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत मुश्किल में हूँ। और ये एक मतलब रोज का ही आयोजन है जब हम लोग इस तरह की बातें इन ग्रुप्स में पढ़ रहे होते हैं। तो एक घरेलू सहायक की भूमिका आपके जीवन में क्या रही है, इसको आप अभी चिन्हित कर पा रहे होंगे। और आप उस गॉसिप्स में भी मतलब कई बार आप बहुत डेरोगेटरी बोलते हैं कि यार हम लोग तो नौकरानी बन के रह गए हैं, मतलब घर पे रहना और बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आप इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बावजूद जो हमारे बीच में हमारे कामों को सहज करने के लिए ये घरेलू सहायक या सहायिका के रूप में आपके साथ में रह रहे होते हैं, उनको हम एक मानवीय व्यवहार तक भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे होते हैं। मैं एक दूसरा वाक्य बताऊंगी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज से है, और उन्होंने एक बातचीत अपनी साझा की थी, और उस बातचीत में यह था कि किसी अन्य कॉलेज के लोगों को एक प्रोग्राम में एज अ जज बुलाया गया था, और उस कार्यक्रम को ख़त्म होने के बाद लंच में सब लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, और उस बीच में मुद्दा चल रहा था, वो दौर था जब सीट कट्स पूरे दिल्ली के विश्वविद्यालयों में, भारत के विश्वविद्यालयों में हर जगह पे हायर एजुकेशन में सीट कट्स का एक मामला चरम पे था। तो उस समय वहाँ पे एक महिला शिक्षिका का ये बयान आता है जो जज बन के आई हैं दूसरे कॉलेज में, और वो बहुत चुहलबाजी करते हुए इस बात को रखती हैं सामने कि अगर सब लोगों को पढ़ने दे दिया जाए तो हम लोगों के घर का काम कौन करेगा, पोछा कौन करेगा, बर्तन कौन करेगा। सो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि हायर एजुकेशन जैसी जगहों पे, एटलीस्ट हायर एजुकेशन जैसी जगहों पे सबको आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को तो बस ठीक है बाहर ही रखने की ज़रूरत है। तो इन सब कहानियों से जब मैं गुजरती हूँ या इन सब वाक़यातों से जब मैं गुजरती हूँ तो तकलीफ़ होती है, बढ़ती है। और ये और ज़्यादा बुरा लगता है कि ये तमाम चीज़ों को सुन पाने वाले लोग जो नौकरियों में हैं वो वाकई कितने सम्मान के साथ नौकरियां कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ उस रिजर्व्ड कैटेगरी के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज या किसी भी तरीके के रिजर्वेशन से गए हुए लोगों के प्रति हमारा समाज का नज़रिया क्या है और वर्क प्लेस में नज़रिया क्या है कि आपके खिलाफ जो बातें हो रही होती हैं, आपके लोगों के खिलाफ जो बातें हो रही होती हैं, और आप एक जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने महसूस किया। उसके अलावे मैं बातचीत करना चाहूँगी, घरेलू सहायक को हम लोग नौकरानी और नौकर के तौर पे बहुत आसानी से इस्तेमाल करते रहे हैं। ये लॉकडाउन का टाइम है जब हम लोगों ने मुकेश अंबानी के उस नारे को बहुत हद तक जीने की कोशिश की है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये जो वाक्य के साथ इंटरनेट, फ़ोन और तकनीक आपके हाथों आई थी, उसको हम लोग जी रहे हैं, और ये एक माध्यम बना है हम लोगों का एक दूसरे से कनेक्ट होने का। लेकिन इस पूरी तकनीक में जो हम लोगों के साथ जो परोसा जा रहा है उसके कंटेंट पे भी हम लोगों को रियलाइज और एनालाइज करने की, बात करने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो मैं बात करना चाहूँगी उस और जहाँ पे कि कुछ फिल्में और कुछ धारावाहिक, कुछ सीरियल्स, कुछ वेब सीरीज़ ऐसे आए हैं इंटरनेट में
जो कि समाज की कामुकता को प्रदर्शित करते हुए से हैं। और उसमें बॉलीवुड भी पीछे नहीं है, टॉलीवुड भी पीछे नहीं है, वेब सीरीज भी पीछे नहीं है। और वहाँ पे एक चीजें बार बार गौर कर रही हूँ कि मालिक और नौकरानी के जो नैतिक अनैतिक संबंधों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि इन अनैतिक संबंध, चाहे वो जबरन हो, चाहे वो स्वेच्छा से हो, चाहे वो असफल प्रेम संबंध के रूप में सामने दिखाई जा रहे हो, लेकिन उनका जो दैहिक शोषण है, उन पर खूब खूब सारे मतलब इस कंटेंट पे कहानियां बनाई जा रही हैं। और इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें या थोड़ा सा और उस पर दिमाग लगाएं और गौर करें, तो क्या पा रहे होते हैं कि एक पुराने समय में जितने हमारे पास श्रमशील जातियां थीं, उनकी महिलाओं के प्रति जो एक उच्च जाति के लोगों का गिद्ध नजरिया था, वो आज भी 2020 में भी इस तरह के फिल्मों के माध्यम से, इस तरह के पॉकेट फिल्मों के माध्यम से हमारे सामने गुजर रहे हैं। और ये एक पूरी तरीके से एक आधुनिकतम रूप ही है, जहाँ पे कि आप अपनी वुमेन को काम करने दे रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और आपका समाज आपत्ति दर्ज कर पाने में असमर्थ हो रहा है। हम देखेंगे कि यहाँ पे इस बात की स्वीकार्यता है, जैसे कि ठीक है, नौकरानी है, श्रमशील महिला है, उसको पैसे की जरूरत है, वर्ग का एक पूरा नोशन है कि उसको चीजें चाहिए, उनको अपनी नौकरियां चाहिए, बचानी है, और कहीं ना कहीं एक प्लेजर भी है जिसको कि वो नहीं अवॉइड कर पाती हैं और वो उनके साथ चली जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका दूसरा पार्ट हम देखने की कोशिश करें, वैसी फिल्में जहाँ पे नारी को रेजिस्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस जो है वो आप गौर करें कि ऑफिसेस में देखने को मिलेगा, लेकिन मंदिरों में जो महिलाएं जा रही हैं वो कौन सी कन्याएं हैं? ब्राह्मण कन्याएं हो सकती हैं, क्षत्रिय कन्याएं हो सकती हैं, और भी जितने भी लोग हो सकते हैं। लेकिन पुजारी को, जो बाहर निकली हुई, घर से बाहर निकली हुई वुमन है, उसके प्रति दुराग्रह करते हुए नहीं दिखाया जा रहा है। ऑफिस में जो निकल के आके काम कर रही हैं, वहां पे जो वुमेन रेजिस्टेंस कर रही हैं, वो महिलाएं आपकी श्रमशील महिलाएं, दलित और ओबीसी महिलाएं और आदिवासी महिलाएं नहीं है। वहां पे आप अपनी वुमेन को उस नैतिकता में रेजिस्ट करता हुआ दिखा रहे हैं और उसको ईव टीजिंग तक लेके जा रहे हैं। लेकिन वही आप नौकरानी के साथ में क्या करा रहे हैं? आप उसको अनैतिक संबंधों में उसको बिस्तर तक लेके जाने के लिए आप बहुत सहज है। तो मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो बायसनेस है नजरिए का, वो कई लेयर्स में छुपा हुआ है और उसको उड़ाया जा रहा है, ये सहमति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है इस पर मेरी आपत्ति तो बहुत स्ट्रांगली दर्ज करती हूँ मैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को इन चालाकियों को समझने की जरूरत है। मैं कुछ फिल्मों के बारे में बात करना चाहूंगी कि वो फिल्में जिसमें कि महिलाओं की स्थितियों को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आप कह सकते हैं कि भारतीय नारीवाद का जो भी एक उपस्थिति है, इन फिल्मों के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने अगर कमला मूवी देखी होगी, दीप्ति नवल की एक मूवी है कमला, जिसमें एक वुमेन को गांव से जाकर के खरीद के, बिल्कुल व्यापार के तरीके से जाकर के, आप जैसे जाके सब्जियों को आप छू छा के, हाँ ये टमाटर गीली है इसे नहीं लेना, ये हरी है इसे नहीं लेना, ये ठीक ठाक है इसे लेना है, आप छू करके जो लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तर्ज पे कमला मूवी में दिखाया गया है। एक आदिवासी वुमेन को खरीदने कोई गया हुआ है, उसको वो न्यूट करता है और उसको पूरे तरीके से छू के वो पैसे पे करता है और लेकर के आ जाता है शहर पे। तो ये बेसिकली एक मूवी है जो जर्नलिज्म पर बनी हुई है, और जर्नलिज्म में वो इस पूरे आयोजन का विरोध करने के लिए वो इसको प्रैक्टिकली करता है। वो जर्नलिस्ट अपना नाम कमाना चाहता है और वो दुनिया के सामने रखता है कि इस तरह की चीजें चल रही हैं, और उस पर
पूरे मूवी इर्द गिर्द जर्नलिज्म पे चली जाती है। बस एक छोटा सा आदिवासी का जो आदिवासी स्त्री का जीवन आता है, वो उसके एक टमाटर के जैसे से छू छा के खरीद के देखने जैसी तक बनी हुई है। आप कुछ और मूवीज की बात कर लें जिसमें भौरी है। भौरी आप एक मूवी है, आपको देखने की जरूरत है। मातृभूमि आप देखेंगे, या फिर आप बैंडेड क्वीन देख लीजिए, आप आफ्टर रेन देख लीजिए, या चिल्ड्रन ऑफ वॉर जैसी मूवीज देख लीजिए, आप लिपस्टिक अंडर बुर्का भी देख लीजिए। आप इन तमाम मूवीज को देखेंगे तो इसमें भारतीय नारियों की जो स्थितियां हैं, दुर्गतियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो कुरीतियां हैं, बहुत हद तक दिखाई गई हैं। लेकिन इसमें से फिर से जाति का प्रश्न नदारद है। एक महिला का शोषण दिख जाता है, लेकिन जाति की वजह से उसके पास कितने और अन्य तरह के दबाव बनते हैं, इसको देख पाने में आप असक्षम हैं, या आपका चश्मा अलाउ नहीं करता है कि हम जाति वाले प्रश्न को आंसर करें। तो इन सारी फिल्मों में बैंडेड क्वीन को सिर्फ छोड़ दें तो बाकी जाति के प्रश्न को किसी ने नहीं एड्रेस किया है, kiसी ने नहीं दिखाया है। और शायद यही वजह है कि हमारे देश में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात बार बार हम लोग अभी 70 साल के सुप्रीम कोर्ट का जो पिछले 3 दिनों पीछे का जो आया है एक फैसला आया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 70 साल से ये लोगों ने बहुत कुछ पा लिया है। सो जेन्युइन लोगों तक, जेन्युइन आदिवासियों तक, जेन्युइन इनके तक पहुंचने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों को याद रखना चाहिए कि वाकई कितना इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन का है। क्या पूरे भारत में जो नौकरियां हैं, जो पार्टिसिपेशन है, वर्क पार्टिसिपेशन है, इंडियन एक्सप्रेस का आरटीआई हमारे जहन में बिल्कुल बना हुआ है कि किस तरीके से 95% संसाधनों पर, उन नौकरियों पर द्विजों का कब्जा है और बाकी कहीं पर भी ये नहीं दिखाई पड़ रहे होते हैं। ऐसे समय में जब हम महिला आरक्षण की बात कर रहे होते हैं और 33% आरक्षण के विदीन हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बहुजन महिलाएं और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हम रिजर्वेशन की मांग करते हैं, तो इसको हम लोगों को गौर करना पड़ेगा कि इतने लंबे साल तक हम लोगों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, ये टूटने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगी कि मैंने अगर अपने जीवन में, अपने परिवेश में आदिवासी महिलाओं का जीवन कैसे पाया है, तो मैं बिल्कुल फिर से अपने घरों में उन महिलाओं को चिन्हित करना चाहूँगी जिनका लाइफ एक सिस्टम के अनुसार कुछ ऐसा रहा है। मेरी माँ की परवरिश मेरी बुआ नानी के पास हुई है और वो अनमैरिड थी, वो फिजिकली चैलेंज्ड थी और वो एक शिक्षिका और एक विद्यालय प्राइमरी स्कूल की वो हेडमिस्ट्रेस थी। उन्होंने अपने जीवन में ये तय कैसे किया, ये जब मैंने उनसे कभी बात किया था छोटे में, मुझे लगता है मैं उस समय 11वीं या 12वीं में थी और नानी रिटायर कर चुकी थी, और मुझे नानी से बस ये एक सवाल था मन में कि नानी आपने शादी क्यों नहीं की, क्यों आपने अपने भाई के बच्चों को पाला। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस मुझे ये बोला कि आपकी जो अपनी नानी थी, मेरी भाभी, उनसे मेरा बहुत लगाव था और वो जब गुजर गई तो मैंने उनके बच्चों में अपनी उस भाभी को पाया और इसलिए मैंने अपने भाई के बच्चों को पाला। तो एक सिंगल वुमेन हमारे समाज में किन वजहों से सिंगल रहना तय करती है, हो सकता है ये उनका आंसर एक अपनी नाती को समझाने के लिए ठगने वाला हो सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने उनको लाइफ टाइम जो उन्होंने जीवन जिया, 70 साल की आयु जी उन्होंने, उसमें मैंने उनको बहुत अकेले, बहुत स्ट्रांग पाया और समाज में उतना ही सम्मानित पाया। तो यहाँ पे सिंगल वुमेन कभी भी सम्मान की दृष्टि से गड़बड़ देखी जाती रही है, ऐसा मुख्य धारा के समाज में है और हमारे समाज में नहीं है। ये मैंने बिल्कुल घर में अनुभव किया है, जिसका मैंने आपको वाक्य बताया। मैं अपने दादी के बारे में बात करती हूँ।
मेरी दादी 5 बच्चों की मदर हैं और उसके बाद दादाजी इतने छोटे में गुजर गए कि मेरे पिताजी को उनका चेहरा याद नहीं है। तो उस उम्र में उन्होंने 5 बच्चों को जो पाला पोसा है, तो उसमें उनको जो मुश्किलें आई हैं एक जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से कि एक विडो को एक उसके पुरुष के साथ में ही बहुत स्ट्रेंदन तरीके से देखने का जो नज़रिया है, वो रांची स्थित मेरे शहरी परिवेश में आ चुका था। और मेरी दादी ने दोबारा शादी नहीं की या उनको वो स्पेस नहीं मिला, और उन्होंने 5 बच्चों को अपने को संभालते हुए पाला पोसा और बहुत कठिनाइयों में पाला पोसा। और आज जो भी वो अपने 5 बच्चों को बना सकी हैं, वो मैंने उनको देखा अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए। दादी से इतनी क्लोज नहीं थी कि ये पूछ सकूं कि आपने क्यों दोबारा शादी नहीं की, लेकिन ये बातें थी दादी के साथ में। मैं अपने घर की बात करती हूँ। मेरी माँ, मेरे माता और पिता में 13 साल का अंतर है शादी में। एक अच्छी खासी उम्र का डिफरेंस, लेकिन विवाह हुआ। और विवाह में जो सहमतियां बोलते हैं हम कि आदिवासी वुमेन के पास है, ये बहुत हद तक गाँव में प्रैक्टिस में है। जो भी लोग थोड़ा सा भी शहर या कस्बाई इलाकों में आ चुके हैं, वहाँ पे बाकी धर्मों को और बाकी समाजों को देखते हुए वो थोपने वाली परंपरा और चीज़ें आ चुकी हैं। सो मैं जब बात कर रही हूँ तो खुल करके बात करना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे कोई भी चीज़ ढकने और छिपाने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो एक गांव में मैंने बार बार बोला कि वहाँ पे वुमेन और मेन आपस में आपसी सहमति से पसंद से शादी ब्याह कर सकते हैं, लेकिन कस्बाई और शहरी क्षेत्रों में आ चुके आदिवासियों के बीच से ये आज के समय में नदारद है, गायब है पूरे तरीके से। मैं अपनी बुआ की बात बताना चाहूँगी। जॉइंट फैमिली है इसलिए हमारे घर में बुआ भी हैं। तो मेरी जो बुआ हैं उनकी शादी हुई एक अच्छे उम्र में, ये नहीं कि छोटे में शादी हो गई। एक चीज़ आदिवासी समाज में बहुत क्लियर है, छोटियों में शादी नहीं करते हैं। एक बहुत अच्छा उम्र आ जाने के बाद ही, एक मैच्योरिटी के बाद ही शादियां हैं। कम उम्र का विवाह यहाँ पे पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है। तो मेरी बुआ की शादी हुई और उनका उनके हस्बैंड के साथ नहीं बना, वो उनको साथ मारते पीटते थे, ये उन्होंने बातचीत में बताया है। और इस वजह से वो अपने मायके आके रही। लोगों ने बहुत मन से एक्सेप्ट किया, बुआ रही और अभी भी मायके में हैं और बहुत सम्मान के साथ में हैं। तो वो यहाँ पे जो वुमेन अपने पति को छोड़ करके घर से वापस अपने मायके आ जाती हैं और उनको लोग अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं देख रहे होते हैं, चरित्रहीन और सो ऑन चीज़ें घोषित कर रहे होते हैं, तो ये बात यहाँ भी नहीं दिखाई पड़ती है। मैं अपनी एक दीदी की बात बताना चाहूँगी। वो विडो थी, हमारे से जिस कुछ उम्र की बड़ी हैं, विडो हुई। उन्होंने दोबारा शादी की, अपनी पसंद से शादी की और आज वो सेटल्ड है, अच्छे से इत्मीनान से हैं। और एक धर्म का बैरियर तोड़ते हुए उन्होंने शादी की। तो इसका एक्सेप्टेंस भी हमारा समाज बहुत प्यार से नहीं देता है, लेकिन बहुत रिजिड होकर के भी नहीं देता है। इस चीज़ को मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी। मैं अपनी एक छोटी बहन की बात बताना चाहूँगी, जिसको पढ़ने में कभी मन नहीं लगा और वो पढ़ना नहीं चाहती थी। लाइफ में पढ़ना हर किसी के लिए कितना ज़रूरी है ये हम यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं, लेकिन गांव में पढ़ाई से जो दूरी बनती है लोगों की, उसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं। जब हम अपने ए से एप्पल और एप्पल को ना देखे हुए हों। मैं एक छोटा सा सेम उसी बच्ची का एक प्रसंग आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों को शक्करकंद मालूम होगा, जो मीठी होती है खाने में, आलू के फैमिली की एक है, स्वीट पोटैटो जिसे हम बोलते होते हैं। तो उसका एडमिशन था एक मिशन स्कूल में, उसको उसके पिताजी लेके गए हुए हैं और वो शकरकंद को दिखा करके बोलती हैं कि बेटा ये क्या है, आइडेंटिफाई करो, ये नर्सरी में हो रहा है, नर्सरी में एडमिशन के लिए। तो वो बोलती है कि ये कांदा है। तो
जो सिस्टर है, जो नन है, वो उनको आंसर कर रही होती है कि नहीं, ये बेटा ये शकरकंद है। अब वो बच्चा सिस्टर के साथ भिड़ जाती है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि ये शकरकंद है, क्योंकि उसके पिताजी ने, उसके बाबा ने उसको ये सिखाया है कि ये कांदा है, और वो कांदा बोल करके आज तक उसे खाती आ रही है। तो जो शब्दों के साथ बच्चों का अपरिचय होता है, वो उसको नहीं जोड़ने देता है। तो मैं अपनी छोटी बहन की, मैं बात एक रिलेशन में, कज़न में है, तो उसके बारे में बात कर रही थी। तो वो बहन ने शादी की, अपनी मर्जी से की, और इस मर्जी की शादी में एक घटना पहले घटित हो जाती है, जो सवाल हमारे सामने बार बार आता है कि विवाह पूर्व संबंध को हम नैतिक माने या अनैतिक माने। इसके लिए आदिवासी समाज में व्यवस्था है हमारे पास, जिसको कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके संबंध विवाह पूर्व बन जाते हैं, आप कंसीव कर चाहते हैं, आपके गर्भ में कोई बच्चा है, तो इसको एक सेटलमेंट दोनों फैमिली के लोग मिल करके, बैठ करके, बात करके उस चीज़ को शादी का एक रूप और आकार दे देते हैं। या बिल्कुल नहीं होता है कि आपको ये ख़त्म करना है, या आपको गायब करना है, या आपको इस चीज़ के लिए आपको कभी भी ताना दिया जाना है। ये तमाम चीज़ें वहाँ से खारिज हो जाती, ख़त्म हो जाती है। तो इतने सारे मेरे जीवन के इर्द गिर्द में जो महिलाएं रही हैं, और उनके साथ घटित घटनाओं को जो मैंने देखा है, महसूस किया है, उसके वाया मैंने आप लोगों से बातचीत की कि आदिवासी समाज में किन प्रैक्टिसेस को हम लोग करते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों के पास एक सिंगल रहने की सहमति है, विवाह में चयन की स्वीकृति भी है, सहमति भी है, निबाह नहीं होने पे छोड़ने की स्थितियां जो बनती है, उसका भी एक एस्टैब्लिश सिस्टम है। इसमें बहुत सारे, मैं टर्मिनोलॉजीज को छोड़ रही हूँ। जो डाली टका वापस करने का एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है। डाली टका वो पैसा जो वधु मूल्य के तौर पे लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं, और ये बहुत समाज के लिए हेय माना जाता है। जब किसी के लड़की के घर से डाली टका वापस किया जाता है, तो वो लड़के के लिए बहुत शेमफुल घटना है, बहुत बुरी बात है। तो इस तरह से जो प्रेम की स्वीकार्यता है, जो समाज की सहजता है, वो स्टैब्लिश होती जा रही होती है। मैंने पाया पुनर्विवाह भी हमारे यहाँ बहुत आसानी से है। शादी से पूर्व जो संबंध बन गए, उसको भी प्रथा अनुसार समाज में अकोमोडेट करने की कोशिश है, सहजता है। इसके अलावा हम लोगों को थोड़ी सी बातचीत करूंगी मैं कि जब भी आप आदिवासियों के बारे में बातचीत कर रहे होंगे, तो पाएंगे कि ये बात बहुत इजीली स्टेट कर दी जाती है कि बहुत बराबरी से भरा हुआ समाज है। ये बराबरी एक्चुअली है, लेकिन अन्य समाज से हम जब तुलना करते हैं तो ये बराबरी है। कई सारे आदिवासी समाज में एक पितृसत्ता का फोल्ड हम लोगों को देखने को मिलता है, और झारखंड में तो बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हम जो सरनेम्स कैरी कर रहे होते हैं, पिता के अनुसार कर रहे होते हैं, पिता से फैमिली चल रही होती है, ये कैसे आया समाज में, कब आया, ये बिल्कुल रिसर्च और खोजे जाने की ज़रूरत है। जब पूरा प्रैक्टिस समाज में बराबरी का रहा है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या बाहरी संसर्ग से आई हैं, या इसका अपना विदिन सोसाइटी कुछ रीजंस रहे होंगे। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कुछ गैर बराबरियाँ हैं जो हम लोग महसूस करते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। और मैं वो चीज़ें जो मेरी समझ में आई हैं, मेरे से गुजरी हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। एक तो श्रम की अधिकता है। आदिवासी महिलाओं के कंधों पर श्रम की अधिकता बढ़ी हुई है, पुराने समय में भी, आज के समय में भी, और आने वाला समय कैसा होगा नहीं मालूम है। लेकिन ये समय तो हम लोगों ने देखा ही है कि महिलाएं श्रम में ज़्यादा लिप्त हैं। वो सम्मान की मांग करती हैं, जितना दिया गया है उससे थोड़ा सा और। जितने हमारे पुराने प्रैक्टिसेस थे, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोगों के प्रभाव से हम बहुत हद तक गाइडेड हैं। हम संस्कृताइजेशन की एक प्रोसेस में शामिल हैं।
कहीं ना कहीं हमें भी देव चाहिए, हमें भी देवालय चाहिए, इस तरह के सेंसेस में आकर के हम अपनी महिलाओं के साथ कुछ घटनाएं अंजाम दे रहे हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं है। हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है। तो हम सम्मान का मांग करते हैं, अपने आदिवासी पुरुषों से सम्मान का मांग करते हैं, जो दिया गया है उससे और थोड़ा सा एफर्ट करके ज़्यादा। यहाँ पे हम कुछ कुप्रथाओं की बात करना चाहेंगे और उसको दूर किए जाने की भी बात चाहेंगे। आदिवासियों में जो कुप्रथा के तौर पे चिन्हित किया जाता है वो डाइन प्रथा बहुत आसानी से चिन्हित करते हैं कि किसी वुमेन को डाइन बता दिया गया और उसको मार दिया गया। इसको लेकर के मैंने बहुत सारे उम्र के अलग अलग पड़ाव के लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की कि आपने कभी कोई डाइन प्रथा के अंतर्गत किसी की हत्या अपने आसपास में देखी है, या आपने कब देखा है, कब जाना है, या किन लोगों को डाइन डिक्लेयर किया जाता है। अब इस पर जब बात कर रहे हैं तो पाएंगे कि ये बहुत रिसेंट की चीज़ है। पुराने समय में आप भूत पिशाचनी और कुछ कर लेते थे, लेकिन ये पूरे तरीके से अपने समाज के विदीन से आया हुआ चीज़ नहीं था। ये कहीं ना कहीं बाद में आई हुई एक प्रथा है जहाँ पे एक विधवा महिला के संपत्ति पर आप कोई दावेदारी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसको हम किनारे करें, किसी भी तरीके से आप उसको बुरा भला घोषित कर दीजिए, आप उसकी लिंचिंग कर दीजिए, आप उसकी मौत के कारक बन जाइए। तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं और ये समाज में सिर्फ हमारे पास है ऐसा नहीं है, ये बहुत लंबे समय से बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता रहा है। तो आदिवासी समाज में जो डाइन कह के आदिवासी महिलाओं की हत्याओं का जो प्रायोजन या आयोजन किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसको हम चाहेंगे कि ये पूरे तरीके से बंद हो। इसको लेकर के सरकार बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाए और लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो आप सुरक्षित नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में 3 चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और उसके रीजंस रहे होंगे जो मुझे मेरा समाज आंसर करेगा। पहला तो है कि आदिवासी उरांव समुदाय, मुंडा समुदाय, ये पूरी तरह से किसानी जीवन पे आधारित है। वो किसान है, परमानेंट सेटल्ड एक किसानी में वो जिंदा हैं, जीवित रहते हैं। इसके अलावा आदिवासी को और कुछ नहीं आता, वो सिर्फ खेती करना जानता है, बोना जानता है, उगाता है और वो उतना ही से जी के खुश रहना जानता है। तो यहाँ पे एक कृषि कार्य से जुड़े होने की वजह से हल को नहीं जोत पाना ये महिलाओं के हिस्से है। महिलाएं हल नहीं जोत सकती हैं, वो बाकी सारे काम कर लेंगी। वो हल को कंधे पे उठा के, सर पे उठा करके लेके चली जाएंगी खेतों तक और वहाँ पे छोड़ आएंगी और फिर वहाँ पे आप बोएंगी, काटेंगी, सारा मतलब सारी कुछ करने के अलावा सब कुछ करती हैं। सिर्फ जो हल की मूठ होती है, जो उसका स्टेयरिंग, पापा ने मुझे आज इसके लिए वर्ड दिया, स्टेयरिंग होता है और उसका नाम कुछ चंदौली वगैरह बताया, तो उसको छूने का हक ड्यूरिंग जो आप जमीन की कुड़ाई कर रहे होते हैं हल के द्वारा, उसको छूने के लिए मनाही है। तो ये एक परंपरा है जो कि आप सारे काम करवा ले रहे हैं एक वुमन से, सिर्फ इसको छोड़ के। तो ये खत्म होना चाहिए। किसी के घर में अगर पुरुषों का अभाव है, वो किसानी जानती है, वो जानती है कैसे जोता जाता है, तो वो क्यों नहीं हल की वो मूठ पकड़ के गायों को हाँक सकती है, बैलों को हाँक सकती है और अपने जीविकोपार्जन के लिए किसानी पे आधारित जीवन को जीते हुए अपने आर्थिकी को मजबूत रख सकती है। तो हल को न चलाए देना मुझे लगता है कि ये एक बर्बरता है आदिवासी महिलाओं के साथ और इस पे समाज को चिंतन करने की ज़रूरत है कि महिलाओं को अब ये हक भी दिया जाना चाहिए। आप पर हम आश्रित नहीं रहना चाहते हैं, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। पहले कोई भी रीज़न रहा हुआ अतीत में, आपने जो भी सोच करके इस चीज़ को बनाए रखा, मेंटेन रखा, परंपरा का रूप दे दिया, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब लोग सामूहिक नहीं रह गए हैं, एकल परिवारों में चले गए हैं। कई घरों में पुरुषों का अभाव मिल जाता है। ऐसे समय में
जो सामाजिक व्यवस्था में आप मदईत के तौर पे मदद कर देते थे, या पूरा गांव मिलकर के एक जन की रुपाई और बुआई कर लेता था, इकट्ठे रहने की जो चीज़ें थी, सामूहिकता थी, वो शहरी जीवन में प्रवेश करते करते, कस्बाई जीवन में प्रवेश करते करते छिन्न भिन्न हुई है। तो हल को छूने देना और उसको हाँकने देना, ये राइट आदिवासी वुमेन आज मांग करती है। इसको लेकर के आपके पास निर्मला पुतुल की कविता आती है, जहाँ पे वो कहती है कि एक महिला, संथाल महिला के द्वारा जब हल चलाया जाता है तो उनकी संथाल कम्युनिटी में ये पनिशमेंट दिया जाता है, उस महिला को भूसा खा के भूसा खिलाया जाता है पनिशमेंट के तौर पे। तो इतनी क्रूअलिटी, इतनी ब्रुटलिटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समय की मांग है, चीज़ें बदलनी चाहिए। दूसरा जो हम महिलाएं नहीं कर सकती वो है आदिवासी घरों का छप्पर छाना। इसको बहुत सारे लोग इसकी मार्क्सवादी व्याख्या कह लीजिए या पूंजी आधारित व्याख्या कह लीजिए, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हल और छप्पर को जो नहीं छूने दिया जा रहा होता है तो ये बेसिकली एसेट का पर्याय है। लेकिन मुझे छप्पर नहीं छाने देने को लेकर के एक समझदारी ये दिखाई पड़ती है या बनती है कि जो हम आदिवासी महिलाओं का अटायर है, जो कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, वो साड़ी है। आप उस साड़ी के साथ छत पे, जहाँ पे लकड़ियों का आपने डाल रखा है, जहाँ पे मिट्टी के खपड़ैल है, वहाँ पे आपको ठीक करने में वो कपड़ा सुटेबल नहीं है। तो शायद वुमेन के अटायर की वजह से ये काम वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड किया गया था। लेकिन आज के समय में महिलाओं को अपने घरों में ज़रूरत के अनुसार जब छप्पर चू रहा है, पानी उसमें से अंदर आ रहा है, वो परेशान है और किसी से मदद नहीं मिल पा रही है, और वो जब खुद एक ऊपर जाकर के उस छत को छाने की कोशिश कर रही होती है, तो इसको समाज द्वारा गलत तरीके से देखा जाता है, उसको बुरा माना जाता है। मैंने आज बातचीत करके जानने की कोशिश की कि इसके लिए क्या पनिशमेंट है। मेरे पिताजी ने बताया मुझे कि इसके लिए जो पनिशमेंट है वो बहुत छोटा सा है, और नॉर्मली मैंने पापा मेरे 70 ईयर ओल्ड है और उन्होंने आज तक इसको लेकर के कोई ऐसा पनिशमेंट देखा नहीं है। लेकिन बोलते हैं कि अगर बकरी चढ़ गई है छप्पर पे तो इसको भी वो वुमेन के इक्विवेलेंट ट्रीट कर रहे होते हैं कि बकरी इज फीमेल, और वो फीमेल अगर छप्पर पे चढ़ गई है तो बकरी को नीचे ला करके उसके कान में छोटा सा एक कट लगाया जाता है, एक छोटी सी उसको सुई चुभ हो जाती है और थोड़ा सा खून निकाला जाता है। ये उनका एक पनिशमेंट का पर्याय है। लेकिन उनके अनुसार उन्होंने आज तक इस तरीके का पनिशमेंट महिलाओं के ऊपर कभी नहीं देखा है, लेकिन इजाज़त नहीं है। तो मुझे लगता है जब हमने आज अपने कपड़े भी बदल लिए हैं समय अनुसार, तो यहाँ पे जो छप्पर छाने की परंपरा है उसमें चेंजेस जो आए हैं या हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो ये आना चाहिए, बदलना चाहिए। तीसरा चीज जो मैं बदलाव की उम्मीद करती हूँ वो यह है कि आदिवासी महिलाएं मृत्यु संस्कार में पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो दफन की प्रक्रिया हो, चाहे वो जलाने की प्रक्रिया हो, चाहे शव को नहलाने की प्रक्रिया हो, वो तमाम जगह में बराबर की हिस्सेदार होती है। लेकिन ये एक स्पेशल टाइम आता है जब महिलाओं को उस मृत्यु संस्कार में भाग लेने से कम दफन की प्रक्रिया करने के समय में नहीं ले जाया जाता है, और वो होता है प्रसूता महिला। जो प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ ड्यू टू इसकी वजह से हुई है, प्रेगनेंसी की वजह से हुई है, डिलीवरी के दौरान हुई है, ऐसी महिलाओं को सिर्फ दफनाने के लिए पुरुष जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। और जब वो दफना रहे होते हैं तो दफनाने से पहले एक प्रक्रिया करते हैं, और वो मान्यता है, सिर्फ और सिर्फ मान्यता है। वो मृत स्त्री के पैरों का जो बिल्कुल जो आपकी एड़ी है उसके ऊपर का जो जॉइंट है उसको तोड़ते हैं, लाइक रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। और ये शव के साथ किया जाने वाला एक ब्रूटल और क्रूअल बिहेवियर है। मान्यता ये है कि
कि बच्चे की चाह में स्त्रियां वापस घर लौट सकती हैं। वो अपने प्रियजनों का ख्याल नहीं रखते हुए उनको परेशान कर सकती हैं। बच्चे का लगाव और प्रसूता के जो एक समय है उसको बहुत अहम मानते हुए वो पाते हैं कि मतलब ये बहुत हद तक है कि मृत्यु के बाद भी वो वापस आ सकती हैं, और इस वजह से इसमें सिर्फ पुरुष भागीदार होते हैं, महिलाओं को वहाँ पे जाने तक की इजाज़त नहीं होती है। मेरी बिल्कुल अपनी नानी के साथ डिलीवरी के दौरान ही डेथ हुई थी, और मेरी माँ ने उस संस्कार में हिस्सा नहीं लिया है, और उनको जब बातचीत में अपने बड़े भाई से पता चला कि वहाँ पे ले जाने के बाद उनकी माँ को पैर को मरोड़ा गया दफन करने से पहले, तो वो आज भी बिलख पड़ती हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। वर्तमान समय में ये इतनी बातें बिल्कुल अनुभवजनित और बिल्कुल आसपास से कुछ बातें वर्तमान समय में आदिवासी वुमेन के पास से एक स्वर उठ पड़ा है जो संपत्ति का अधिकार मांगते हैं। बहुत सारी बातें हैं इस पे, और ये आज का सवाल नहीं है, पिछले कई दशकों से ये सवाल उठ रहा है, और इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे लेंगे, इसके लिए बातचीत और बहस समाज के बीच में लगातार हो रही है, चल रही है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के तरफ से अलग अलग तरह के राय आते हैं, कस्टमरी लॉज की बात की जा रही होती है, और जो संपत्ति का अधिकार कस्टमरी लॉ के अनुसार पुरुषों को भी नहीं है। आदिवासियों में जमीन पुरुषों के भी नाम पे नहीं होता है, वो एक सामूहिक संपत्ति है जो कि आपको जीने और खाने के लिए आने वाली भावी पीढ़ियों को हैंडओवर करने की जिम्मेवारी के साथ दिया जाता है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आज के समय में। जब से हम लोगों ने जमीन की बंदोबस्ती की है, आप पाएंगे कि उस जमीन की बंदोबस्ती में आपने पुरुषों के नाम लिखे। आपका जो समाज था, आपने जो समझदारी रखी हुई थी, वो यही थी कि पुरुषों से चीज़ें चलती हैं। तो चाहे वो मुगल का दौर हो, चाहे अंग्रेज़ों का दौर हो, तो नाम जो सिर्फ ज़मीन बंदोबस्ती के समय में आए वो पुरुषों के हिस्से आए। और आज प्रैक्टिकली हम लोग इस बात की जितनी भी बात कर लें, जितनी भी दुहाई दे लें कि नहीं ये एक सामूहिक संपत्ति है, ये निज संपत्ति नहीं है, तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टी राइट मेल के ही पास नहीं है तो वुमेन के पास कैसे दिया जाए। या एक बहुत बड़ी आशंका जो आदिवासी समाज हमेशा से आदिवासी महिलाओं के सामने रखता रहा है, वो यह कि अगर आप दूसरों से शादी करती हैं, आप अन्य समाज के लोगों के साथ जाती हैं, तो आपके साथ में वो ज़मीन भी बाहर जा रही होगी। तो ये एक बहुत ही ऊपरी अवधारणा है, बहुत ही सतही अवधारणा है। आपको इस पर रिसर्च करके, डाटा लेके, सर्वे करके डाटा लेके आने की ज़रूरत है कि सरकारों के द्वारा ज़मीन की लूट कितनी हुई है, या आप आदिवासी पुरुषों के द्वारा कितने ज़मीनों की बिक्री और बंदोबस्ती करके आपने समाज से इसको बाहर जाने दिया है। क्योंकि झारखंड जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, उस अनुसूची क्षेत्र में आपका गैर आदिवासी बसावट पूरी तरीके से इलीगल है, नाजायज़ है। ये कैसे हुआ? जब वहाँ पे आदिवासी बसावट थी, जब वहाँ मुंडाओं का केंद्र रहा है, जब वहाँ उराव रहे हैं, जब खड़िया रहे हैं, हो रहे हैं, वहाँ पे संताल रहे हैं, तो अदर देन ये पॉपुलेशन बाहर के लोग या जो वहाँ के मूल हैं, मूल ये पूरे तरीके से एक पॉलिटिकल मामला है कि इनको हम मूल कहें, कि इनको हम आदिवासी कहें, लेकिन वहाँ पे ये एक पॉलिटिकल रंग में है। लेकिन आदिवासी समाज के साथ वहाँ पे कुछ गैर आदिवासी समाज भी साथ रहते आए हैं। उनको मैं यहाँ पे चिन्हित करना चाह रही थी कि उन पॉपुलेशन के बाद की बाहरी भीड़ वो कैसे वहाँ पे सेटल होती है। कितनी महिलाओं ने, आदिवासी महिलाओं ने बाहरियों से शादी किया और लोगों ने उनके नाम की ज़मीनें खरीद के आपके समाज से बाहर उन ज़मीनों को दिया है।
तो सबसे पहली लूट, जमीन की भी सबसे पहली लूट तो सरकारें करती नहीं है। बहुत मेजर तौर पे रघुवर सरकार का हमें झारखंड मोमेंटम भूलने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जितने आदिवासी लोगों के द्वारा, आदिवासी पुरुषों के द्वारा जमीनों को बाहर बेचा गया है अपने जीवन शैली को अपग्रेड करने के लिए, तो ये सब चीज़ें छुपी हुई नहीं है। और तीसरी बात, जो वो डर से बोल रहे होते हैं, हो सकता है आपका ये डर बिल्कुल जायज़ है कि आप चाहते हैं कि आपकी महिलाएं आपसे दूर ना हो, लेकिन आपको अपना चश्मा भी बदलना होगा, जहाँ पे आपके पास एक रंग का बोध है। हमें गोरा चाहिए, हमें मार्केट जैसी लड़की चाहिए, यही एक आग्रह रहता है हर एक। मैंने जितने कपल्स देखे हैं अपने समाज में, इसी तरीके के देखे हैं। लड़कों का रंग चाहे जो भी हो, लड़कियों में उनको ये चाहिए वो चाहिए, या लड़कियों का रंग अगर गोरा है तो उनको सिर्फ गोरे लड़के चाहिए। तो ये दोनों पार्ट से ये जो हमारी समझदारी दूसरों को देखा देखी आ रही है, उससे बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं जो ये आदिवासी महिलाएं संपत्ति पे हक मांग रही हैं, ये पूरे तरीके से मुझे लगता है ये हमारा कस्टमरी मामला है, और इसको समाज के लोगों के द्वारा मिल बैठ करके इसको सॉल्व करने की जरूरत है। आज महिलाएं अगर मांग रही हैं तो वो कौन सी असुरक्षा से ये मांग कर रही हैं, उन सारी असुरक्षाओं को कौन एड्रेस करेगा? अगर उनको लगता है इस पर बात होनी चाहिए, तो समाज को इस पर सोचने की जरूरत है। हम लोग इसको एक सिरे से ना खारिज कर सकते हैं और ना सिर्फ हाँ और ना में इसका आंसर दे सकते हैं। मेरी समझदारी में हम संवाद चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं। मैं इसका जवाब सिर्फ मिल जाना चाहिए, इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। आगे मेरी बातचीत जो होने वाली है, मैं अपने कुछ प्रिय आदिवासी रचनाकारों के बारे में बात करूंगी जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिनकी रचनाओं से हम लोग एक ऊर्जा पाते हैं, एक नई दिशा पाते हैं, नई रोशनी पाते हैं। मेरे पास कुछ पुराने नाम भी होंगे और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी समय में जो लोग लिख रहे हैं वो नाम भी होंगे। तो मैं विश्वासी एक्का जी का नाम लेना चाहूँगी। अन्ना माधुरी तिर्की हैं, ग्रेस कुजूर हैं, ममंग दाई हैं, बिजोया सवाई हैं, अलोका कुजूर हैं, रोज किरकिट्टा हैं, निर्मला पुतुल है, जसिंता किरकिट्टा है, वंदना टेटे हैं, सोनल राथवा जी हैं, जोराम नबामी आलम हैं, शांति खलखू हैं, वाहरू सोनवने हैं, अनुज लुगून, सोनू मेरावी, अभय खाखा, हरिराम मीना, महादेव टुप्पो, भगवान गौहड़े, सुरेश जगन्नाथम, ऐसे कई नाम हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं और जिनकी एक कोई लेखनी मैं मिस नहीं होने देना चाहती हूँ। ये मेरे सामने चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसके अलावा मैं कुछ बातें करना चाहूँगी जो हमारे आदिवासी समाज में एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन आया है या जो आ रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको अंडरलाइन कराना चाह रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत है। हमारे पास आदिवासी शब्दावलियों में गालियाँ नहीं हैं। आप समाज को सोच सकते हैं। दिल्ली में आकर के बीसी और एमसी सुनना जैसे रोज का दुआ सलाम सुनना है। पहले मुझे लगा कि ये डीयू के हंसराज कॉलेज से बाहर की भीड़ का मामला है, जब मैं बसों से ट्रेवल करके हंसराज कॉलेज पहुंच रही थी तब। लेकिन अंदर में भी जब प्रवेश करती हूँ तो जितने भी अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए ये बहुत सहज सी बात है, बहुत एक्सेप्टेंस है। लड़कियों में भी कोई परेशानी नहीं है इन शब्दों को लेकर के। तो ये मेरे लिए जब मैं दिल्ली पहली बार आई थी तो मेरे लिए बहुत जूझने वाली बात थी कि इतनी गालियों को दिन भर सुन पाना, आप बहुत टॉर्चरस फील करते हैं। और जब आपने बिल्कुल नहीं सुनी हो या तब सुनी हो जब तक एकदम कोई बहुत मेजर इशू नहीं हो गया हो और आपको मार डालने की कोशिश में ना हो, तब तक ये गालियां हमारे बीच में अनुपस्थित थी। बलात्कार, दुष्कर्म आदि के लिए भी कोई शब्द नहीं है आदिवासी भाषाओं में, क्योंकि ये चीजें वहां नहीं देखने को मिल रही थी। आप सोचिए हमारा समाज कभी कैसा था। वैश्यावृत्ति नहीं है, भिक्षावृत्ति नहीं है, आप भीख नहीं मांगते हैं, वृद्धाश्रम नहीं थे। और अगर मैं अपने समाज में सबसे मेजर पनिशमेंट की बात करूं कि सबसे मेजर पनिशमेंट क्या था हमारे समाज का,
तो वो था हुक्का पानी बंद कर देना या जाति और बिरादरी से बाहर कर देना। आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपसे कोई उठेगा बैठेगा नहीं। ये हमारे यहाँ का आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पनिशमेंट था। हमारे पास हैंग कर देना, आजीवन कारावास में डाल देना, इस तरह की चीज़ें नहीं रही हैं। तो आपको इन तमाम चीज़ों से थोड़ा सा उस समाज को समझने की कोशिश करनी होगी, न कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के माध्यम से जितना हम आदिवासियों को जानते हैं वो ऐसे नहीं है। बॉलीवुड में भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुत दैहिक रूप से, मानसिक रूप से, नंगे से दिखाए गए हैं। जब दिल्ली विश्वविद्यालय में अस्मिता मूलक विमर्श का पेपर है फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, और उनसे जब क्लास में आप बातचीत करेंगे ना, तो आदिवासी शब्द जैसे ही बोलेंगे या बोर्ड पे लिख देंगे और पूछेंगे कि आपको जो भी समझ में आया इस एक शब्द को देखने के बाद, सुनने के बाद, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आती है कि मैम नक्सली। ये किसने सिखाया उस बच्चे को? हमारे मीडिया ने, हमारे अखबारों ने, हमारे समाज को आदिवासी को नक्सली का पर्याय हो जाना, माओवादी का पर्याय हो जाना, ये पूरे तरीके से दिल्ली में बैठे हुए बच्चों को जो सिखाने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से मीडिया हाउसेस हैं। और ये मीडिया हाउसेस आदिवासी को सिर्फ इसी तरीके से देखना और दिखाना चाहती है। या तो आप आदिवासी महिलाओं के साथ जो बुरा हुआ, उनके संसाधनों पे जब लूट हुई हो, तब आप उनके बारे में बातचीत करना चाह रहे होते हैं, उससे इतर नहीं चाह रहे होते हैं। आपको वाकई उनकी जीवन शैलियों से, उनसे सीखने से, उनके द्वारा जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनसे सीखने का कोई एक आयोजन या उद्देश्य नहीं दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक फील्ड है जहाँ पे महिलाएं और आदिवासी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो खेल वाला इलाका भी है। खेल जहाँ पर भी हैं, वहाँ पे वो पढ़ाइयों में बहुत अच्छे नहीं होने के बावजूद, पढ़ाई से दुराव का कारण मैंने बता दिया, उनकी भाषाओं से आप नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। और हर बार जो आदिवासी बहुल इलाकों में जिस तरह के शिक्षकों का अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो आदिवासी बच्चों से वो कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। वो एक हमारी जातीय व्यवस्था में एक हेट्रेड है, जिसकी वजह से शिक्षक अनुपस्थित है विद्यालयों से, भाषाओं का दुराव अलग है, पाठ्यक्रम की जो बातें हैं वो बहुत क्लियर है। हम अपने चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पढ़ते और कुछ नहीं जानते, और जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक्स हैं, उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो पूरे तरीके से शिक्षा जैसी चीज़ प्यार से, सब्र से, धैर्य से, उनके अनुसार इन सब आयोजनों के साथ में ही आगे बढ़ सकती है, अन्यथा नहीं। तो मुझे लगता है आदिवासी पुरुष और महिलाएं दोनों का खेलों के प्रति बहुत अच्छा रुझान रहा है। जयपाल सिंह मुंडा को हम नहीं भूल सकते कि पहला हमारे पास हॉकी का जो गोल्ड लेकर के आते हैं वो हमारे जयपाल सिंह मुंडा है। फिर उसी तरीके से मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगी करेंटली जो हमारे पास लिंगानुपात है, जो हमारा सेक्स रेशियो जो है, पूरे देश का सेक्स रेशियो की बात करें तो 1000 पर हम लोगों को 940 लोग दिखाई पड़ते हैं, स्त्रियाँ। 940 स्त्रियाँ होंगी, उस पर 1000 पुरुष होंगे। लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ये रेशियो अलग हो जाता है। कई बार 1001 महिलाओं पे, 1004 महिलाओं पे, 1010 महिलाओं पे आपको पुरुष कम संख्या में दिखाई पड़ रहे होते हैं। तो जेंडर का जो सेंस बाकी अन्य समाज में है वो आदिवासी समाजों में नहीं है। यहाँ पे बच्चा होना सेलिब्रेट किया जाता है, सृजन को सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि आप उसके लिंगों से तय कर रहे होते हैं कि मुझे खुशी मनाना है, नहीं मनाना है। हमारे पास कोई सोहर का नहीं है आयोजन, बच्चा आया है, वो हमारे पूर्वजों के साथ में हमारे जीवन शैली में अभिन्न हिस्सा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसका बखूबी स्वागत किया जा रहा होता है। मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगी
अ, हमारे बीच के उन आदिवासी वुमेन एक्टिविस्टों को जो हम लोगों को बहुत बहुत ऊर्जा दे पाते हैं। छत्तीसगढ़ से सोनी सोरी का नाम हम लोग बहुत वाकिफ़ हैं, और मुझे लगता है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने जो भोगा है वो हमारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। हम उनको सल्यूट करते हैं, उसके आगे हम और कोई वर्ड ही नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बीच में दयामनी बारला है, हमारे बीच में बेलोसा बबीता कच्छप है, एलिन लकड़ा है, राज रानी है। तो ये सब मेरे दौर में मेरे आसपास जिनको मैं देख पा रही हूँ, जिनसे मैं ऊर्जा इकट्ठा कर पा रही हूँ, ऐसे लोग हैं। और मुझे लगता है मैं इतनी ही सी बातचीत आप लोगों के साथ करना चाहूँगी। इसके अलावा आप लोगों के पास जो भी सवाल हैं, जो आपको लगता है कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे उस पर बात करना चाहते हैं, उस पर अपनी राय सुनना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। और इससे इतर अगर आप लोग थोड़ी सी इजाज़त देंगे तो मैं अपनी रचनाओं का भी पाठ करके सुनाऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग कुछ सवाल रख लें। सवाल मिलने के बाद फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता पाएंगे कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं या क्या उम्मीद करते हैं। क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी कि फेसबुक लाइव का ये मेरा बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस है, खुद ही टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए एकदम वन साइडेड एकालाप की शैली में आपसे बातचीत कर रही हूँ। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं बस इतनी ही सी सूचनाएं पा रही हूँ, लेकिन आपके जो सवाल हैं वो मुझ तक नहीं दिख पा रहे हैं। तो अगर कोई सवाल है तो आप वो मुझसे साझा करें, तो फिर मैं उस पर बातचीत करूँगी। अन्यथा फिर मैं आपको अपनी रिसेंट की कुछ रचनाएं सुनाऊंगी, जो पूरी तरीके से दिल्ली में रहते हुए मैंने भारत के अन्य आदिवासी समुदाय को देखते हुए, और सिर्फ आदिवासी समुदाय को नहीं, मेरे लिए वाकई एक कुएं का मेंढक से बाहर आकर के दुनिया को देखना साबित हुआ है दिल्ली आना, जिसके लिए मेरी माँ ने प्रयास किया। मेरे घर से किसी लड़की को इजाज़त नहीं थी कि बाहर निकलें, और ये पहली बार है जब हम अपने घर की पहली पीढ़ियाँ हैं जो घर से बाहर निकल करके पढ़ाई कर पा रहे हैं, और इसके लिए मदर को मैं अपनी सल्यूट करती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास प्रश्न नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे, तो मैं आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगी। इजाज़त दें अगर तो। गिव मी अ मिनट। मुझे वाकई अभी तक कोई भी सवाल नहीं दिख पा रहे हैं, या तो मैं यूज़ करना नहीं जान रही हूँ या मुझ तक चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। तो आप अगर इच्छुक हैं तो मैं अपनी कविताएं आपके सामने रखूं। मैं पहली कविता अपनी रखनी चाहूँगी जो महिलाओं के ऊपर है। ये जो मेरा रंग का प्लेटफॉर्म भी है वो महिलाओं पे आधारित चीज़ें रखता रहा है, तो हो सकता है ये पहली बार है कि एक बिल्कुल नौसिखवे से आप यहाँ पे आदिवासी स्त्री के बारे में बातचीत कर रहे हो, सुन रहे हो। मैं हर एक चीज़ में करेक्ट नहीं हो सकती हूँ, होंगी भी नहीं। एक चाहूँगी कि कुछ बातें जिनसे आप असहमतियाँ रखते हो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर हम संवाद चाहेंगे, बातचीत चाहेंगे। तो मैं अपनी पहली कविता रखूँगी, हम श्रमशील महिलाएं। देह का कपड़ा कर्मण्यता की सहूलियत के हिसाब से, हमारा रैंप या रास्ते या पगडंडियाँ, हमारी मुस्कान सीमित संसाधनों की उपलब्धता से, ना कि मैक और कलर बार स्टूडियोज से, हमारे फिटनेस कोच, हमारी रोजमर्रा की ज़रूरतें।
हमारी यह चाल रोज पेट भरने के संघर्षों से और सर पर लदे बोझ से उपजे हैं। हमारी यह जीवटता तुम्हारे शोषण के कुचक्रों से। पर हाँ, वह दिन भी एक आएगा जब मेरा यह सौंदर्य बोध चरमरा के रख देगा तुम्हारा यह सामंती अश्लील सौंदर्य बोध। चश्मा तुम्हें हम देते हैं जीवन को देखने का। आओ कि योनि और कटी प्रदेश से इतर हम श्रमशील महिलाओं को देख सको। हमारे श्रम से, हमारे परिश्रम से, हमारे पसीनों से लपलपाते से तुम्हारे यह कई कई पुरुष अंग के विरुद्ध आओ श्रम से सिरजते हैं एक नई दुनिया, समानता की, बंधुत्व की, बहनापे की और इन सब से भी आगे अपनत्व की, सामूहिकता की, सामंजस्य की और सह अस्तित्व की। दूसरी कविता, हमारी ढिबरी। ढिबरी गांव में एक दिया के ठीक विपरीत किसी एक छोटे से बर्तन पे एक पलीता एक कपड़े का टुकड़ा डाल करके उसे जलाया जाता है, वो ढिबरी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी ढिबरी, मैं इसमें बता दूं आपको कि इसकी जो शुरू की 4 पंक्ति हैं वो मेरे एक प्रिय साथी हैं नवल जी, जो फॉरवर्ड प्रेस में संपादक हैं, उनकी है वो 4 पंक्तियाँ। वो पढ़ने के बाद मैंने इसको आगे बढ़ाया था। तो शुरू की 4 पंक्तियाँ नवल जी की हैं और उसके बाद की मेरी है। हमारी ढिबरी, चलो एक दिया जलाते हैं संसद के अंदर। सुना है वहां अंधेरा घना है। चलो एक दिया जलाते हैं संसद के अंदर, सुना है वहां अंधेरा घना है। हजारों दिए से दिखते हैं संसद में, उजियारा का भान होता है इसमें, पर ये दिए किसी की पहुंच में नहीं। सो तो मेरी ढिबरी ही प्यारी न्यारी, जिसे हाथों से कई कई बार छूकर दुलारते हुए निज अपना कह रात के अंधेरे में सपनों के आने तक उसे जलाए रहते हैं। उजियारा ऐसा जिसमें पलकों को हजारों ख्वाब देखने की ख्वाहिश जिंदा बनी रहती है। वह टिमटिमाती है, हवा के झोंकों से जगमगाती है, पर धैर्य, सब्र, सह अस्तित्व का सार भिनसरिया में जगमगाता है ध्रुव तारे की भांति, और ऊष्मा आस देती है, जीवन की गति का एहसास देती है। ढिबरी अपना बन पड़ता है और संसद के ये दिए बीती रात की दिवाली सी सुबह मुंह औंधे पड़े दिख पड़ते हैं। तीसरी कविता मैं रखूंगी छत्तीसगढ़ में हमारे एक साथी थे सोनू मेरावी, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में वो काम करते थे। मात्र 21 साल की उम्र में कुछ ऐसा उनके जीवन में घटित होता है कि वो एक्टिविज्म छोड़ के सुसाइड करते हैं, और वो सुसाइड का रीज़न होता है कि वो अपने लोगों की आँखों से पर्दा उतारना चाहते हैं। मैं इस कविता से पहले सोनू का परिचय जरूर बताना चाहूँगी। रावण को जलाने के खिलाफ और दुर्गा पूजा में महिषासुर को दलने के खिलाफ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी 2018 में, और 50 दिन तक वो जेल में रहे थे।
उनका मानना था कि नारियों के पूर्वजों को इस तरीके से सामूहिक जलसे के तौर पे जलाना, खत्म करना, ये हमारी लिए बहुत शर्म की बात है। और इसको लेकर के वो एक लगातार मूवमेंट में थे, वहाँ के लोगों को वो सचेत कर रहे थे। लेकिन उसके घर में एक पंचों के द्वारा और आसपास के हिंदुत्ववादी संगठनों के द्वारा एक आयोजन कराया जाता है। पंचों पे एक प्रेशर बनाया जाता है कि ये जो लड़का ज़्यादा उड़ रहा है, ज़्यादा नेता बन रहा है, उसके घर में दुर्गा पूजा का आयोजन कराया जाए। और नवरात्र का वो 9 दिन का आयोजन वो अपने माता पिता को लगातार बोलता रहता है, अपने भैया भाभी को लगातार बोलता रहता है कि मैं जिस चीज़ के खिलाफ पूरे समाज के लिए लड़ रहा हूँ वो चीज़ मैं अपने घर में कैसे होने दे सकता हूँ। और वो लगातार उनसे आग्रह करता है कि प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए। लेकिन घर के लोग नहीं मानते हैं। और दशहरे के दिन, पिछले 2019 का दशहरा है, जिस दिन सोनू अपने आप को हैंग करता है और अपने परिवार वालों को, समाज वालों को ये मैसेज देता है कि ये जो सांस्कृतिक दास्तां हम लोगों ने ओढ़ी हुई है आर्यों की, उनके द्वारा चलाए जा रहे सांस्कृतिक आयोजनों की, इससे कम से कम हमें दूर होना है। और ये मेरी एक शहादत है, एक बलि है, जिसको शायद देने के बाद ही आप लोग समझ पाएँ कि ये गलत कर रहे हैं आप। और इस तरीके से सोनू हमारे बीच में नहीं है। और उस पर मैंने ये उसको डेडिकेट करते हुए एक कविता लिखी है, मेरा हीरो। क्योंकि वह किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं था, क्योंकि वह जमीन की लड़ाई लड़ने वाला लड़ाका था, क्योंकि वह सूरजपुर छत्तीसगढ़ के बीहड़ों में से था, क्योंकि वह लगातार आंदोलनरत था, क्योंकि वह इतना सचेत था कि सांस्कृतिक हमलों के विरुद्ध लड़ने वाला वह लड़ाका मैं रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि वह इतना सचेत था कि सांस्कृतिक हमलों के विरुद्ध लड़ने वाला वह लड़ाका जिसने बंदूक की जगह कलम को उठाया था, ऐसा मेरा हीरो था, ऐसा मेरा हीरो है। और ऐसा ही रहेगा मेरा वह हीरो सोनू मेरा भी। अगली कविता की तरफ बढ़ते हैं। शीर्षक नहीं दे पाई हूँ, आप लोग सुझाएंगे तो जरूर शीर्षक रखूंगी। अब सपने सपने नहीं रहे, वे खदबदाते हैं, वे खद 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 खौलते हैं। मन बहुत अस्काता है, मन बहुत अस्कसाता है। सुबह को उठकर ताजगी नहीं, बल्कि जो देखा वह सच ना हो उसके लिए मन भरमाता है। कहता है दिल, जो देखा वह ना हो किसी के पास भी घटित। पर सत्ताएं अपनी नीतियों से इस डर को लगातार बैठा रही, जो घटित हुआ नहीं, पर घटित होते देर भी नहीं। इससे मन दहल कर रह जाता है। हत्याएं रोज की, बलात्कार तो जैसे हर एक घंटे का हो आयोजन, जनसंहार जैसे एक साधारण सी दिनचर्या। घृणा, द्वेष, द्वंद्व, मारकाट, सब कुछ अबूझ सा बन, कई लिहाफों में ढके तुपे नापाक चेहरे, रोएदार मूछों में ताव फिराती उंगलियां, एक न सहन होने वाली हंसी, आंखों में उतरी निर्लज्जता, सब कुछ भयावह बन पड़ता है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट, बुदबुदाते से पंच,
और हकमारी से त्रस्त वह फूलन की सर दोनों घुटनों के बीच अपने पूरे अस्तित्व को समेटने की कोशिश, पर बस एक ही सवाल के साथ वह निस्ते नाबूद। क्या जरूरत थी रात छोरे संग बाहर रहने की? और इस सवाल के साथ जनतंत्र में रंगे सियार भारत माता की जय का जयकारा लिए फूलन को दोषी करार कर कई कई फूलनों की तलाश में रोड पर, घर पर, स्कूल, अस्पताल पर निकल पड़ते हैं अपना औजार लिए पुरुषत्व का। प्रेम और सौहार्द आज लंबा अवकाश लिए हुए हैं। घृणा का व्यापार चहुं ओर फैला हुआ है। इत्मीनान बस इतना सा कि आएगा वह पल हर किसी के सलामती का। बदलेंगी नजरें, बदलेगा अमन का रंग, फिजाएं सुकून परोसेंगी। इंतजार बस आजकल, बस कल और आज। एक अंतिम कविता। कश्मीर की आसिफा आप सबों को याद है। बकरवाल समुदाय जो कश्मीर में आदिवासियों की हैसियत से वहाँ वास करते रहे हैं, उस बच्ची के साथ जो कुछ घटा उस पर लिखी गई कविता है। उसका जब चेहरा देखा था अखबारों में, और सिर्फ अखबारों में उस चेहरे को देखने के बाद जो लिख पाई थी वो आप सबों के सामने है। शीर्षक है अखबार या आसिफा। दरवाजे पे हुई थी तेज थरथराहट, कोई हाँफ रहा था। बाहर का शोर तेज हो रहा था और किसी की सिसकियां ऊंची नीची उतरती उखड़ती सांसें पूरी जोर से दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। समय देखा तो सुबह का उजियारा बस अभी हुआ ही तो था। या तो अखबार वाले का समय है, और इतनी सुबह अखबार का दरवाजे से टकराना, अब तक तो धप की ही हल्की सी आवाज सुनती आई थी, पर आज यह कैसी धड़धड़ाहट है जिसमें बेचैनियां और किसी की बदहवासी तक घुली हुई सुनाई पड़ रही है। दरवाजे के उस पार और घड़ी दोनों को देखा गौर से दोबारा। कोई सपना तो नहीं देख रही, या सोच खुद को चिकोटी कर जगाया, पर वाकई वह दरवाजे को पीटने की ही आवाज थी जो लगातार तेज हुए जा रही थी। मन आशंकाओं से घिरा जा रहा था। खिड़की खुली हुई थी तो उससे बस उजाले को भांपा। हाँ, दिन तो हो चुका है, पर दरवाजे में यह कौन है? खुद को संयमित कर दरवाजे तक पहुंची, चिटकनी तक हाथ बढ़ाया और धड़कते दिल से पूछा, कौन हो सकता है बाहर? दरवाजे का धड़धड़ाना वही बदस्तूर जारी रहा। मन कहता कि शायद शहर में दंगे हुए हों, या कोई जरूरतमंद बचने के लिए मेरे द्वारे आन खड़ा हो, या फिर ऐसी ही कई कई आशंकाएं अनहोनी जेहन को डुबोती उबारती दरवाजे के पार किसी आवाज या जवाब के इंतजार में मेरी हिम्मत ने छिटकनी आखिर खोल ही दी। देखा हतप्रभ, आज भी अखबार ही हैं डोरमेट में पड़े हुए, और उसमें से बाहर आती है आसिफा, चिल्लाती हुई, मुरझाई हुई, बदहवास। उसके चेहरे की हवाइयां कहने लगी, लोगों ने तो जनवरी में ही मारा,
पर अप्रैल तक मैं बचने की ही कोशिश कर रही हूँ। इस विश्व के सबसे बृहत्तम लोकतंत्र से मुझे बचा लीजिए। मरना और बलात्कृत होना तो हम महिलाओं और मुस्लिमों की नियति बनती जा रही है। यहाँ तो राजनेताओं तक के भाषण उपलब्ध हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को कब्र से बाहर निकाल रेप करो। पर दीदी, मैं तो महिला भी नहीं बन सकी थी। 8 साल का मेरा यह देह देखो, क्या वाकई इतना गदराया है कि नोचे कोई 8 दिनों तक, कि कोई निचोड़े और झकझोरे। मैंने तो अभी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को पहचाना तक नहीं था दीदी। आप कविताएं करती हैं ना, आप वाकई संवेदनशील भी होंगी। मैंने पूरी दुनिया को छोड़ आपको चुना अपनी बातें कहने को, क्योंकि 30 की उम्र में भी आपको आज भी लोरियां ही पसंद आती है ना दीदी। यकीन है मुझे बेहतर से समझ पाएंगी। मैं डर से अपने घर कठुआ तक नहीं जा सकी। अम्मी अब्बू का दर्द बढ़ा हुआ है। उन्नाव वाली दीदी की तरह मैं अपने अब्बू को नहीं खोना चाहती। बहुत मुश्किल से उभरे हैं वो इस दुख से। शायद मुझे देख जाने कैसे लेते वो। इसलिए तो मैं आपको बताऊं दीदी, मेरी यह बदहवासी कब, कैसे और कहाँ शुरू हुई। बकरवाल समुदाय में आते ही जानवरों के साथ घुमंतु जीवन जिया। कोई जमीन नहीं अपनी, सर्द और गर्मी में मौसमानुसार तराई तो कभी पहाड़ तो कभी मैदान। जीने की कोशिश में बस 8 साल ही तो गुजारे थे। कुछ लोगों को यह चलना फिरना पसंद नहीं आया। हमारा एक जगह पर बसे रहना जचा नहीं उन्हें। उन्होंने मुझे चुना। 8 साल 8 दिन मंदिर का गर्भगृह, हिचकियां, आंसू और एक लंबी चुप्पी। वह थर थर कांपती रही। आसिफा कहती रही और मेरी नजरें जड़वत हो उसके कहन को जैसे आत्मा तक महसूसती रही। मैं जान नहीं पा रही थी, क्योंकि जो घट रहा था वह ना सच था ना ही छदम। और वह मुझे छूने की कोशिश करती रही, बाहों में जकड़कर शायद शांत होना चाहती थी। पर वह मुझे पकड़ भी नहीं पा रही थी। वह मुझे बहुत कोशिशों के बाद भी जब वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह रोते, आंसुओं से भीगते अखबार में ही जाकर चुपचाप समा गई। वह अखबार से बाहर आकर मुझसे बतिया गई। उसकी छवि जो अभी तक मुझे अपनी वेदना बता रही थी, अब वह खामोश कफन में लिपटी, असंख्य घावों से विद्रूप हो चुका चेहरा आदि सभी जैसे मेरे होने पर सवाल खड़ा कर रही थी। दरवाजे में वह धड़धड़ाहट अब भी बरकरार थी। अब रोज सुबह अखबार दरवाजे में दस्तक या एक धप की आवाज नहीं होती, बस अब वे रोज धड़धड़ाते हैं। रोज आसिफा आती है, बतियाती है और छूने की नाकाम कोशिश करती है, और यह कहकर वापस अखबार में समा जाती है कि अगली बार मुझे 33 करोड़ देववासियों की देवनगरी और देवभूमि में मत आने देना, मुझे जीने देना। आसिफा बकरवाल बन नहीं, बल्कि आदम जात बनकर मार।